ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत और अजीम इमारतों में से एक, लेकिन क्या ये सिर्फ मोहब्बत की एक सच्ची मिसाल है या फिर किसी प्राचीन मंदिर का छिपा हुआ स्वरूप? परेश रावल की आने वाली फिल्म द स्टोरी ऑफ ताजमहल ने इन्हीं बंद तहखानों और पुरानी अफवाहों से जुड़े सवालों को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी बायस के देखते हैं कि आखिर इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इन बंद तहखानों का सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने लंबे समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई तक को काफी परेशान करके रखा था। आज हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर इसकी जांच करेंगे कि क्या सचमुच वहां इतिहास बदलने वाले राज दफन हैं या फिर असलियत कुछ और ही है। इस चर्चा को हम इन हिस्सों में आगे बढ़ाएंगे। पहले ताज या तेजो महलाया का मुद्दा, फिर चलेंगे इतिहास के पन्नों पर, उसके बाद पीएन ओक के दावे, तहखानों और प्रतीकों का सच, और अंत में देखेंगे इन दावों की शुरुआत करने वाले शख्स को। पहला हिस्सा, ताज या तेजो महालया। इस मॉडर्न कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर हुई कहां से? हैरानी की बात यह है कि साल 1950 तक ताजमहल के इतिहास को लेकर कहीं भी कोई आम विवाद नहीं था। हाँ, दरअसल विवाद की असली शुरुआत होती है साल 1965 में, जब पीएन ओक द्वारा लिखित एक किताब सामने आती है, ताजमहल इज़ अ हिंदू टेम्पल। बस इस किताब ने एक ऐसी आग लगाई जो दशकों बाद आज तक जल रही है। इसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया था कि ये इमारत दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महालया कहते थे, और शाहजहां ने इस पर कब्जा करके इसे मकबरे का रूप दे दिया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी इतिहास के पन्ने। अफवाहों से हटकर अगर हम उस दौर के असली मुगल दस्तावेजों को देखें तो वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जैसे कि अब्दुल हमीद लाहौरी का पांच शाहनामा, वहां निर्माण का एक बिल्कुल क्लियर टाइमलाइन मिलता है। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु होती है। उसके ठीक एक साल बाद 1632 में आगरा में यमुना किनारे काम शुरू होता है। और पता है, इसे बनने में पूरे 16 साल लगे थे। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे, और 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दुनिया भर से आए कीमती पत्थरों और मकराना मार्बल से इसको 1648 में पूरा किया। अब एक बड़ा दावा शव को लाने और दफनाने के तरीके पर भी होता है कि ये थोड़ा अजीब क्यों था, लेकिन रिकॉर्ड्स एकदम साफ बताते हैं कि शुरुआत में मुमताज महल को बुरहानपुर में ही अस्थायी रूप से यानी टेम्पररीली दफनाया गया था। बाद में एक शाही जुलूस में सोने चांदी के ताबूत में उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और इमारत पूरी होने पर वहीं मुकम्मल तौर पर दफनाया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, मुगल रिकॉर्ड्स में इसे ताजमहल नहीं बल्कि रोज़ाए मुनव्वरा लिखा गया है। और सिर्फ मुगल दस्तावेज ही नहीं, उस दौर में आए यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसवा बर्निया और टैविनिया, उन्होंने शानदार इमारत को लिटरली अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा था। उनके ये आंखों देखे विवरण उन दावों को सीधे तौर पर खारिज करते हैं कि वहां पहले से कोई बनी बनाई इमारत मौजूद थी। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पीएन ओक के दावे और उनके विकल्प सिद्धांत। आखिर उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए किन बातों का सहारा लिया? ओक ने अपनी किताब में कई पॉइंट्स दिए। जैसे उनका कहना था कि गुंबद के नीचे की कमल की पंखुड़ियां और गुंबद के ऊपर का कलश, ये सब हिंदू मंदिरों की निशानी है। उन्होंने कलश पर लगे चांद को शिव का त्रिशूल बताया। उनका यह भी मानना था कि चारों मीनारें असल में हिंदू मंदिर परिसर की प्रहारी मीनारें थीं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से जो जमीन ली थी, वहां चंदेल राजा परमादेव का एक मंदिर था जो 1115 में बना था, और उन्हीं बंद तहखानों में आज भी मूर्तियां छिपी हैं। तो यहां दिमाग में एक बहुत ही जायज सवाल जरूर आता है, अगर ताजमहल वाकई कभी मंदिर था ही नहीं तो इसकी वास्तुकला में कमाल और कलश जैसे डिजाइन्स आखिर शामिल क्यों हैं? आइए इसको समझते हैं। और यहीं से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, इन बंद तहखानों और प्रतीकों का असली सच, जिसे एएसआई और आर नाथ जैसे एक्सपर्ट्स की रिसर्च बहुत बखूबी क्लियर कर देती है। देखिए, ओक का मानना था कि ये प्रतीक कंप्लीटली हिंदू हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कलश और कमल दरअसल इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी हिस्सा रहे हैं, जो पर्शिया और सेंट्रल एशिया की इमारतों में आमतौर पर देखे जाते थे। ये डिज़ाइन्स किसी धार्मिक चीज़ को नहीं बल्कि संतुलन और एकता को दर्शाते हैं। ये अलग अलग कलाओं और लोकल कारीगरी का एक एकदम परफेक्ट मिक्स था। अब बात करें उन बंद तहखानों की। ओक के हिसाब से वहां शिव की मूर्तियां बंद हैं,
लेकिन साल 2022 में इन तहखानों की तस्वीरें जारी की और पता चला कि वो कमरे बिल्कुल खाली थे। असल में ये तहखाने यमुना नदी के कटान यानी इरोजन से इमारत की नींव को बचाने और नमी को रोकने के लिए एक बेस सपोर्ट के तौर पर बनाए गए थे। और ये बात इस फैक्ट से और भी स्ट्रांगली इलस्ट्रेट होती है कि ऐसे बंद तहखाने सिर्फ ताजमहल में नहीं हैं। अगर हम हुमायूं के मकबरे को देखें, जिसे ताजमहल का एंसेस्टर भी माना जाता है, उसके नीचे भी ऐसे ही 50 से ज्यादा तहखाने मौजूद हैं जो ठीक यही स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का काम करते हैं। और हाँ, बार बार शव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लेकर जो शक पैदा किया जाता है, मुगल दौर में इसे इंपीरियल बरियल प्रैक्टिस कहा जाता था। अपने शासकों को सुरक्षित रखना और उन्हें विशाल मकबरों में स्थापित करना उनकी पावर और लेगेसी दिखाने का एक तरीका था। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं था, यहाँ तक कि हुमायूं को 4 बार और जहांगीर को 3 बार अलग अलग जगहों पर दफनाया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ। पीएनओ आखिर थे कौन? जब एकेडमिक हिस्टोरियंस ने पीएनओ की इन प्रमाण रहित बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने पुणे में अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री खोल लिया और बस वहीं से अपनी किताबें छापनी शुरू कर दी। अब जरा इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। ओक्स की थ्योरी सिर्फ ताजमहल तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए थे जो किसी को भी हैरान कर दे। उनका दावा था कि वेटिकन सिटी का नाम संस्कृत शब्द वतिका से आया है, कैथोलिक शब्द कात्यायनी से जुड़ा है, काबा में भी कभी शिव की पूजा होती थी, लंदन का वेस्टमिंस्टर एबे एक हिंदू मंदिर था, और यहाँ तक कि उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया दरअसल अस्त्रालया था, मतलब वैदिक काल में अस्त्र या न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाली जगह। तो आखिर में इन सभी दावों का क्या हुआ? साल 2000 में जब ओक ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली तो कोर्ट ने उसे बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने इसे सस्ती लोकप्रियता का एक पब्लिसिटी स्टंट बताया और एग्जैक्ट शब्दों में कहा कि यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी के दिमाग में मक्खी घुस गई हो। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि तेजो महालया जैसे दावों के पीछे कोई ठोस पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल बेस नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि ताजमहल सिर्फ एक मोहब्बत का प्रतीक नहीं था। इसे बनवाने का मकसद शाहजहां की अपार संपत्ति, उनके विशाल साम्राज्य और उनकी एब्सोल्यूट पावर का प्रदर्शन करना भी था। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसी बात दिमाग में आती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे अतीत की ये अजीम इमारतें आखिर किस तरह से निहायत ही निजी कहानियों और परम राजनीतिक शक्ति के अहंकार, इन दोनों को एक ही वक्त पर इतनी खूबसूरती से दर्शाती हैं। तथ्य और अफवाह के बीच का ये सफर हमेशा ऐसे ही नए सवाल खड़े करता रहेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।